गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अपन पिछले क्लास में चर्चा की थी हिंदी भाषा पे। उससे संबंधित एक दो स्टूडेंट्स के जो फ़ोन आए थे, जो दिक्कत थी, उस पर बात करते हैं। देखो, एक चीज़ तो मैं आपको कहना चाहूँगा पहले कि आप इसमें है ना, जब भी पढ़ने बैठते हैं, जब भी क्लास लेते हैं, भले ही आप बुक से पढ़ रहे हैं, भले ही आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, भले ही आप ऑफलाइन क्लासें लेते हैं, किसी टाइम है ना, आप इतना इस तरीके से सोच के मत बैठा करो, हाँ यार मेरे को अब तो पढ़ना है, अब मैं बस तैयार हूँ, अब मुझे क्या पढ़ना है, अब मैं कैसे पढ़ूँ। नहीं नहीं, इतना दिमाग पे है ना लोड देने की ज़रूरत नहीं है भाई। आज तक आपने जो भी आप रुचि आपकी, भले ही आपने क्रिकेट मैच देखे हैं, फुटबॉल मैच देखे हैं, आपको एक एक फुटबॉल मैच की गोल याद है कि वहाँ पे इतने मिनट पे वो गोल हुई थी, उस प्लेयर ने की थी। अच्छा, वहाँ पे क्रिकेट में उस ओवर में इतने रन चाहिए थे और वहाँ पे उसने ये विकेट ले लिया था। क्या आप वो मैच देखने बैठे थे उससे पहले ये सोचा था कि यार ये मैच मेरे को पूरा 50 ओवर के और सभी बॉल मेरे को याद रखनी है, कौन सी बॉल पे क्या हुआ? ये बाद में याद क्यों रहता है? आप वहाँ रिलैक्स होते हो, आराम से बैठते हो, बस गेम देखते हो, कोई दबाव नहीं होता कि आपको ये याद रखना है। और जब आप पढ़ाई की बात आती है, पढ़ने बैठते हो, तो पहले से इतनी तैयारी करके बैठते हो कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, फिर भी उसको बात भूल जाते हो। तो इसलिए आप ज़्यादा सा इसको ज़्यादा नहीं सोचें, ज़्यादा दबाव नहीं लें, आराम से रिलैक्स रहकर पढ़ो, बस सीधा सा, और सीखने की कोशिश करो। कुछ जो चीज़ें सीख जाओगे नहीं भूलोगे, कोई दिक्कत नहीं है भी। जैसे कल बताया था कि भाषा के 3 प्रकार हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मैसेज आ रहे थे, सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर बताना। अरे समझने वाली क्या बात है, इतनी लंबी चौड़ी तो कोई गणित इसमें है ही नहीं। मौखिक भाषा, मैं आपको कह रहा हूँ अब आप पढ़ो, तो आप यही तो समझे हो कि पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। आपका साथी आपसे कहे चलो घूमने के लिए चलते हैं, तो उसका मौखिक का अर्थ आप क्या समझे हो? यही तो समझे हो कि अब घूमने के लिए चलना चाहिए। तो ये हो गई मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा, जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ रहे हो, वो लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा, संकेत में आप मैच देख रहे हो, अंपायर खड़े खड़े इशारा कर रहा है, आउट हो गया। उसने बोल के थोड़ी ना बोला है कि ये आउट हो गया, आउट हो गया। उसने संकेत किया, इस संकेत का अर्थ आप क्या समझे कि प्लेयर आउट हो गया है। तो ये तीनों भाषा हो गई। अब इसमें बात करें कि सबसे सरल कौन सी है, कठिन कौन सी है, तो सरल मौखिक भाषा सबसे सरल बताई थी मैंने। सरल क्यों है भाई? आपसे कहा जाए कल से क्लासें प्रारंभ होंगी, हालांकि होंगी नहीं, लॉकडाउन है, आप मत जाना, लेकिन जैसे आपसे बोला जाए कि आपको कल ये करना है, आपके घर वाले बोल रहे हैं आपको कल मार्केट जाके आना है, जो बोल के आपको बताया गया आप उसका अर्थ यही तो समझे हो कि हाँ ठीक है कल मार्केट जाना है। आपसे कहें चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, आप यही तो समझते रहे हो क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो ये मौखिक भाषा है, तो सबसे सरल है, यानी जैसा बोला जाएगा वैसा ही आप समझोगे और उसको समझ भी जाते हो, तो इसलिए उसे सबसे सरल बोल देंगे। सबसे कठिन की बात करें तो सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक कठिन क्यों है? अब सांकेतिक भाषा में तो भाई आपने कोई संकेत निर्धारित कर लिया, आपने किसी से बोल दिया कि जैसे ही मैं एक चुटकी बुझाऊं उसका मतलब आपको ये समझना है। अब अन्य को तो नहीं पता कि आपकी एक चुटकी का अर्थ क्या है। अरे कुछ लोग होते हैं जो धीरे से ऐसे करते हैं, अब उसका अर्थ आप जिसको पता है, जिसका कोडवर्ड होता है उसको तो पता होता है, अन्य को नहीं पता होता। तो इसलिए सांकेतिक भाषा सबसे कठिन है। और लिखित की बात करें तो लिखित भाषा कठिन भी है और सरल भी है। आप हिंदी भाषा लिखी हुई है, आप पढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत सरल है। लिखित में आपको पंजाबी दे दी, आपको पंजाबी नहीं पढ़नी आती, आपके लिए कठिन हो गई।
तो ये दोनों ही रूप में सरल भी है और कठिन भी है। लेकिन आप याद रखें मौखिक सबसे सरल हो गई, क्योंकि आप जैसा कहा जाएगा वैसे समझ लेंगे। और सांकेतिक यानी संकेत तो कुछ भी कोड वर्ड हो सकते हैं, हर आदमी नहीं समझ पाता, तो इसलिए सांकेतिक सबसे कठिन हो गई। ठीक है भाई। एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर विकास क्रम नहीं बताया भाषा का। भाषा का विकास क्रम। अब भाषा का विकास क्रम जो है, सबसे पहले हम भाषा में सुनना सीखते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं बोलना, और उसके बाद हम सीखते हैं पढ़ना, और उसके बाद हम सीखते हैं लिखना। ऐसे ही तो सीखते हैं, कोई ऐसे तो नहीं है जो मतलब सुनना बोलना पढ़ना तो नहीं सीखता, उससे पहले लिखना सीख जाता है, नहीं होता ऐसा। सबसे पहले हमें भाषा में सुनना सीखेंगे, उसके बाद बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अपन गौर नहीं करते। आप थोड़ा से अपने है ना बचपन के समय में जाओ, रिपीट करो उस चीज़ को कि आपने सबसे पहले क्या सीखा था, तो शायद आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हाँ सबसे पहले तो बालक को सुनना ही सीखता है, और सुनने के बाद वो बोलना सीखता है। छोटा बच्चा है, उसको बोलना तो नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो आराम से लेट रहा है, आप चुटकी बजाओ या कोई आवाज़ लगाओ, वो इधर उधर देखता है, इसका मतलब उसको सुन तो रहा है जबकि वो बोल तो नहीं रहा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? सुनना सीखा। उसके बाद ऐसा कोई बालक है क्या जो बोलने से पहले ही पढ़ना सीख जाता है? नहीं सीखता। पहले छोटा होता है तो बोलना सीखता है, और बोलने के बाद जब बात आती है पढ़ने और लिखने की, तो पढ़ने और लिखने में भी है ना, जब पढ़ने और लिखने की बात करें तो उसमें भी वो पहले क्या सीखता है? पढ़ना सीखता है, और बाद में लिखना सीखता है। भाई जैसे बालक स्कूल में गया, लिखा हुआ है कि ये कै है, तो वो लिखने से पहले है ना उसको उच्चारण करना सीख जाता है कि ये कै, ये ख, ये ग, लेकिन लिखना बाद में सीखता है। तो इसलिए आप याद रखें भाषा का विकास क्रम ये रहता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऐसे भी अगर नहीं याद रहे ना तो आप एक सूत्र आता है सुबोपली। सुबोपली, या आपने सर्वपल्ली का नाम तो सुना ही है, तो सर्वपल्ली याद रख लेना। सर्वपल्ली से सुबोपली, यानी सु से तो आपका हो गया सुनना, बो से हो गया बोलना, पै से हो गया पढ़ना, और ली से हो गया लिखना। ठीक है भाई। तो ज़्यादा सा है ना पढ़ते टाइम इस पे मतलब दिमाग पे इतना लोड मत दिया करो, आराम से रिलैक्स रहेगी। बस नॉर्मल बातें ही है, याद रहेंगी। व्यवहार में काम में भी लेते हैं, बस गौर करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के इतिहास पे। जैसे कल हमने चर्चा थोड़ी की थी, उसमें अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा यहाँ तक कैसे पहुँची, कैसे बनी थी हिंदी भाषा, तो सब भाषाओं की जननी जो भाषा है संस्कृत, सुना है आपने? संस्कृत भाषा के भी दो रूप थे। संस्कृत भाषा के कितने रूप थे? दो। एक तो थी वैदिक संस्कृत, और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। सबसे पहले हम बात करें वैदिक संस्कृत की, कि वैदिक संस्कृत वो थी जिसके अंदर वेद लिखे गए, जिसके अंदर उपनिषद लिखे गए, जिसमें पुराण लिखे गए। वो कौन सी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत कौन सी थी? जिसमें आपने सुना होगा रामायण लिखी हुई है, महाभारत लिखी हुई है, तो ये लौकिक संस्कृत में लिखी गई। अब देखो हम बात करें कि भाई बाद में प्रचलन में कौन से? लौकिक यानी जिसका लोक प्रचलन में जो भाषा थी। वैदिक यानी जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण लिखे गए।
अब ये तो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं कि आगे कौन सी बढ़ेगी, जो लोगों को सरल लगेगी, जिसको लोग ज़्यादा काम में लेंगे, जिसको लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा समझेंगे। तो वैदिक में तो सिर्फ वेद उपनिषद पुराण ये लिखे गए थे, लेकिन लोक प्रचलन में उस समय जो भाषा थी वो थी लौकिक संस्कृत। कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत में लिखे गए क्या? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए? लौकिक संस्कृत में लिखे गए। अब हम बात करें कि लौकिक संस्कृत से बाद में भाषा का विकास कैसे कैसे मतलब होता गया, कैसे कैसे भाषा बदलती गई, और यहाँ आकर हम हिंदी पढ़ने लगे। हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ, या हिंदी भाषा किस भाषा से बनी है, उसकी अगर बात करें तो लौकिक भाषा से सबसे पहले बनी थी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। और पाली से फिर बनी थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी? प्राकृत। और प्राकृत से फिर बन गई अपभ्रंश भाषा। कौन सी थी? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश से फिर बन गई शौरसेनी अपभ्रंश। कौन सी थी? शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश भाषा। अब शौरसेनी अपभ्रंश जो है उससे हमारी भाषा जिसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा बनी थी। कौन सी बनी थी? हिंदी भाषा। यानी संस्कृत का ये एक रूप था लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण महाभारत ये ग्रंथ लिखे गए थे, और लौकिक संस्कृत से फिर बन गई थी कौन सी? पाली भाषा। और पाली से फिर बन गई प्राकृत, और प्राकृत से बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बन गई शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी? हिंदी भाषा बनी थी। अब देखो, आपसे अगर सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोई आता है कि हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है या हिंदी भाषा बनी है, हिंदी भाषा किस भाषा से बनी है, वहाँ जैसे आपको ऑप्शन मिल जाएगी संस्कृत से बनी है, या अपभ्रंश से बनी है, या प्राकृत से बनी है, या पाली से बनी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ध्यान रखें, जो सबसे नज़दीक है वही होगा। यानी अगर अपभ्रंश दे रखा है और प्राकृत, पाली और संस्कृत दे रखा है, तो हम क्या मानेंगे? अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है, यानी अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा बनी है। लेकिन अपभ्रंश के साथ ही शौरसेनी अपभ्रंश अगर दे दिया तो फिर हम क्या मानेंगे? शौरसेनी अपभ्रंश से मानेंगे। ठीक है भाई। अगर ये नहीं दे रखे हैं और संस्कृत दे रखा है और 3 अन्य कोई ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब फिर हिंदी भाषा का निर्माण किस भाषा से हुआ है? हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। तो वो प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है। दूसरी चीज़ें, एक अच्छे विद्यार्थी के ये भी गुण होते हैं कि वो प्रश्न के चारों ऑप्शन पढ़ता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कोई भी कंपटीशन दें तब कि एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न भले ही कितना ईजी हो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलत प्राय कर अभ्यर्थी कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर, ज़्यादा उत्साहित होकर कि हाँ ये तो मेरे को आता है। ऐसा हुआ है काफ़ी लोगों के साथ और होता भी है। तो एक अच्छे विद्यार्थी के ये गुण होते हैं कि वो चारों ऑप्शन पढ़ता है। तो आप आज से इस बात को ध्यान रखें कि प्रश्न भले ही कितना ईजी हो, आपको आता हो, उस प्रश्न के अंदर एक तो नहीं का रोल है या नहीं, उसको पढ़ना। कई बार वो नहीं आपको दिखाई नहीं देता है एग्जाम हॉल के अंदर, और एक चारों ऑप्शन पढ़ना। हो सकता है कि जैसे इसमें दे तो वही संस्कृत भी सही है, पाली भी सही है, प्राकृत भी सही है, अपभ्रंश भी सही है, लेकिन अब इस कंडीशन में आपको देखना है कि हिंदी भाषा किस भाषा से बनी, तो वहाँ अपभ्रंश होगा। जबकि अपभ्रंश और शौरसेनी ऑप्शन ही नहीं है तो फिर प्राकृत होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन को देखना भी जरूरी है। तो ध्यान रखें, संस्कृत के 2 रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत वो थी जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण ये लिखे गए थे, लेकिन वो लोक प्रचलन में नहीं आई। क्योंकि लोक प्रचलन में कौन सी भाषा आएगी? वही भाषा आएगी जो सरल होगी, जो लोगों को सरल लगेगी, सामान्य लगेगी, तो ज़्यादातर काम में वही लेंगे। तो उसमें लोक प्रचलन में उसमें कौन सी थी? लौकिक संस्कृत थी। लौकिक संस्कृत यानी जिसमें रामायण और महाभारत लिखे गए, और लौकिक संस्कृत से ही फिर पाली भाषा बन गई, पाली से प्राकृत बन गई, प्राकृत से अपभ्रंश बन गई, अपभ्रंश से शौरसेनी, और शौरसेनी से हिंदी भाषा बनी है। ठीक है भाई, अब हमें आगे बढ़ते हैं।
एक कई चीज़ जगह आप है ना थोड़े कंफ्यूज होते हो, मैं बता देता हूँ कि सर बोली क्या है, सर भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो आता है बोली, क्या है बोली। एक आता है बोली के साथ साथ भाषा, और एक आता है मातृभाषा, एक आता है राजभाषा, और एक आता है राष्ट्रभाषा। अब इसमें है ना आप कई बार कि सर मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, बोली है, इसमें क्या फ़र्क है? राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे, राजभाषा किसे कहेंगे, मातृभाषा किसे कहेंगे, भाषा किसे कहेंगे और बोली किसे कहेंगे? तो इनमें भी आपको ज़्यादा सा मतलब ये नहीं सोचना। बोली की अगर हम बात करें तो बोली का जो क्षेत्र है ना वो एक सीमित क्षेत्र होता है। जैसे अपने बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर देखो कुछ क्षेत्र के अंदर जैसे मारवाड़ी बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में जैसे देखें ढूंढाड़ी बोलते हैं, कहीं जैसे मेवाती बोलते हैं, कहीं जैसे आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्र विशेष के अनुसार है, कहीं मेवाड़ी के साथ साथ कई जगह मारवाड़ी भी बोलते हैं। तो वो जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो भाषाएं बोली जा रही हैं, जैसे हाड़ौती बोली जाती हैं, तो वो क्या है, वो बोलियां हैं। यानी बोली का जो सीमित क्षेत्र होता है, यानी उसका दायरा एक क्षेत्र विशेष की जो भाषा होती है, एक क्षेत्र विशेष की जो भाषा होती है उसे ही कहते हैं क्या, बोली कहते हैं। यानी उसका दायरा है वो सीमित होता है। फिर आता है भाषा। भाषा की अगर बात करें तो भाषा का जो दायरा है ना वो इस बोली से और थोड़ा विस्तृत यानी ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम बात करें कि अपने कौन सी भाषा है कि राजस्थानी भाषा है, यानी यहाँ इस क्षेत्र में अलग अलग जहाँ यहाँ कौन सी बोली जा रही थी, यहाँ कौन सी, यहाँ कौन सी, यहाँ कौन सी, यहाँ कौन सी, अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। लेकिन पूरे राजस्थान की जो भाषा है, जो बोली है, उसी को क्या कह देंगे, भाषा कह देंगे। यानी जो एक पूरे क्षेत्र में जैसे राजस्थानी है तो राजस्थानी को क्या कहेंगे, एक भाषा कहेंगे। जबकि ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है, इनको हम क्या कहेंगे, बोलियाँ कहेंगे। तो बोली का क्षेत्र है वो सीमित होगा और भाषा का क्षेत्र थोड़ा व्यापक इससे होता है। जैसे राजस्थानी एक भाषा है और हाड़ौती एक बोली है। फिर हम बात करते हैं मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है, जो हमें जन्म देने वाली सिखाती है, यानी हमारी माँ जो हमें सिखाती है वही क्या है, मातृभाषा है। यानी जो हम अपने परिवार या समाज से जो सीखते हैं, जो हमें परिवार या समाज से या हम कहें अपनी माँ से जो हम सीखते हैं वही क्या है, हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा हम कहाँ से सीखते हैं, माँ से सीखते हैं। फिर माँ के बाद परिवार और समाज से हमें सीखते हैं, वो क्या है, मातृभाषा है। उसके बाद आती है राजभाषा। राजभाषा क्या है, देखो राजभाषा जिसे मतलब जैसे प्रशासनिक कार्य है ना, जो प्रशासन के जो कार्य हैं वो जिस भाषा में होते हैं वही क्या है, राजभाषा है। यानी प्रशासन के काम यानी सरकारी जो कामकाज हैं वो जिस भाषा में होते हैं वो क्या है, राजभाषा है। और हमारी जो हिंदी है वो क्या है, राजभाषा। हमारी हिंदी भाषा क्या है, राजभाषा है। यानी प्रशासनिक कार्य भले ही वो राज्य सरकार के हों, भले ही वो केंद्र के हों, यानी किसी भी राज्य की जो एक संवैधानिक जो भाषा है या भले ही एक देश की जो संवैधानिक भाषा है उसके यानी राजकार्य जिस भाषा में हो रहे हैं राज्य के या देश के, वो भाषा कौन सी होगी, राजभाषा होगी। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा है एक संपूर्ण मतलब देश की जो पूरी जनता है ना, यानी आप कह सकते हैं संपूर्ण जनता, यानी भारत के संपूर्ण लोग अगर हिंदी भाषा बोलें तो हम उसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। जबकि हमारे देश में यानी सभी देशवासी हिंदी भाषा नहीं बोलते, तो इसका मतलब हम हिंदी को राष्ट्रभाषा
नहीं कह सकते। तो हिंदी कौन सी भाषा है हमारी? राजभाषा है। हिंदी कौन सी भाषा है? राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। तो समझिए राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? जो मतलब एक देश की पूरी जनता जिस भाषा को काम में लेती है, जिस भाषा को बोलती है, वही भाषा क्या होगी? राष्ट्रभाषा होगी। तो बोली यानी जिसका दायरा सीमित होगा, जिसका क्षेत्र सीमित होगा, जैसे मेवाती, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी, ये बोली हैं हमारी। क्या है? बोली हैं। और भाषा यानी जैसे राजस्थानी है, यानी भाषा का दायरा है वो बोली से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे राजस्थानी है तो वो हमारी क्या है कि भाषा है। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा यानी जो हम माँ से सीखते हैं या हमारे परिवार से या समाज से जो सीखते हैं वो क्या है? हमारी मातृभाषा, जो हमें अपनी माँ से सीखेंगे। राजभाषा यानी जिसमें प्रशासनिक कार्य होते हैं, भले वो राज्य के हों या देश के हों, जैसे हमारी हिंदी क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा की अगर बात करें यानी देश की संपूर्ण जनता जिस भाषा को बोलती है वही क्या हो जाएगी? राष्ट्रभाषा हो जाएगी। तो ये चीज़ तो आप समझते हैं कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे देश की जनता है वो हिंदी भाषा नहीं बोलती है। इसमें अपने देश में न तो एक भाषा है और न ही एक धर्म है। सब धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और सब भाषाभाषी लोग यहाँ भी रहते हैं। अब हम भाषा से संबंधित जो अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें हम भाषा की, तो जैसे संवैधानिक विकास क्रम जो है भाषा का वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त।